हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 करेंगे। ये है बच्चों बेस्ड है केपलर लॉज के ऊपर। ठीक है, 2024 के अंदर ये दो क्वेश्चन आए थे जो कि केपलर थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। तो केपलर का पहले हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, इसके बाद पढ़ेंगे इसके तीनों लॉज। क्लियर है बच्चों? जिसको क्वेश्चंस करने हैं साथ साथ चलो, और जिसको ओनली टॉपिक्स करने हैं वो लास्ट में आओ। क्लियर है? शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, दो प्लैनेट्स हैं बच्चों ए और बी, मास दिया हुआ है m1 m2, सन के अराउंड घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, रेडियस दे रखा है r1 और r2, गिवन हमारे को दे रखा है रेडियस और मास। उसके बाद क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ए का है l और b का है 3l। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर है? सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि किसके ऊपर बेस्ड है। केपलर थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है बच्चों। केपलर थर्ड लॉ जो होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द क्यूब। क्लियर है? डिस्टेंस किसका? सन से लेकर के आपके प्लेनेट तक का डिस्टेंस उसका क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास बच्चों दो प्लेनेट है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारे को करना क्या है, टी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय टी बी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। तो बच्चों हमारे को इस फॉर्म के अंदर ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज मतलब टी ए बाई टी बी, ओनली टी ए बाई टी बी निकालना है। तो इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे पावर हमारी रूट में चली जाएगी। ठीक है, वो बाद की बात है। हमें यहाँ पे R1 और R2 फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है? इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? गिवन बात समझ में आ गई ना। R1 और R2 मान लो, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। हमें R1 और R2 पता करना है। कहां से पता करना है? जो हमारे को यहाँ डेटा गिवन है। तो गिवन क्या है बच्चों? गिवन एक तो गिवन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए एल। पहले ए का लिख लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है r1, मास दिया हुआ है m1। क्लियर है? उसके बाद बी के लिए मोमेंटम है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम 3l, रेडियस है r2 और मास है इसका m2। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो चीज गिवन है ना उसका फायदा उठाते हैं। हमारे को LA और LB ये गिवन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, यही लिख देता हूं, MVR होता है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है। पहले अपन इसके लिए लिख लेते हैं, फिर इसके लिए लिख लेते हैं। उसके बाद यहां से जो हमारे को R1 और R2 मिलेगा उसको यहां पुट कर देंगे। क्लियर है? ओके, LA की वैल्यू कितनी है बच्चों? M1V1R1। ठीक है, अब सर्कुलर ऑर्बिट है बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट है। अब यहां पे R1 है, ये कोई प्लेनेट है, ये सन है। अब इसके अबाउट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड कितना लगता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2πr बाय स्पीड। बट हमें यहां पे क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। तो स्पीड की वैल्यू हम 2πr बाय टी भी रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक रेवोल्यूशन में, बड़े टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करना। क्लियर है? ओके, पुट कर देते हैं इसको। सो एल ए इज एल, एल गिवन है m1 2πr1, r ऑलरेडी है, स्क्वायर डिवाइड बाय t1। ठीक है, तो ये हमारे को केस ए के लिए या केस पहले के लिए ये वाला, उसके बाद दूसरे के लिए ये तो है फॉर ए, ये हो गया फॉर ए प्लैनेट। सेकंड प्लैनेट के लिए फॉर बी, फॉर बी के लिए क्या करेंगे? एल बी इज इक्वल्स टू m2 और सेम ही आएगा ना बच्चों, 2 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय t2। दूसरा प्लेनेट है, यहां पे आपका 2 आ जाएगा, यहां m2 आ जाएगा। बात तो सेम ही है ना, सिमिलरली करके हम ये लिख सकते हैं। अब LB की वैल्यू कितनी है? 3l इज इक्वल्स टू m2 2 पाई r2 का स्क्वायर t2। क्लियर होगी बात? बस हो गया। अब क्या करो आप, L की वैल्यू जो है वो यहां पुट कर सकते हो, इस L की वैल्यू को यहां डाल दो। B पुट
L इन इसको नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, या ऐसे लिख लेते हैं इसको पुट 2 in 3। तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ L m1 2 पाई r1 का स्क्वायर t1 इक्वल्स टू m2 और 2 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई t2। क्लियर हो गया? क्या निकालना है? r1 बाई r2 की वैल्यू निकाल लो और उसको यहां पुट कर दो, खेल खत्म। ठीक है, r1 बाई r2 निकाल लो, r1 यहां रखो, r2 यहां ले आओ। क्या कटेगा? 2 पाई से 2 पाई कटेगा। ठीक है, बाकी r1 का स्क्वायर बाय r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 ऑलरेडी है, r2 चला गया, डिवाइड बाय t2 बचा। यहां से r1 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी r1 तो रखना है यहीं पे, m1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। लो बच्चों ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम बोल दो। इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को आप यहां रख सकते हो। क्लियर है? इसको थोड़ा एप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर। समझ में आ गया? स्क्वायर। तो अगर मैं मान लो r1 बाय r2 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यहां से हटाता हूं, 2 को, यहां रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मर्जी हो, इसको पुट ही करना है, पुट कर लो। इसको मिटो रहा हूं बच्चों, समझ में आ गया ना? पहली इक्वेशन कैसे बनाई, दूसरी कैसे बनाई। अब हमें पता है ये चीज, तो T1 या TA डिवाइड बाय TB, ठीक है, इसका तो स्क्वायर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं R1 बाय R2, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, सो R1 बाय R2 और इसका पूरा है हमारे पास 3। ठीक है, इसको यहां पुट कर लो। तो अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी बच्चों। क्लियर है? सो R1 बाय R2 यहां आ जाएगा, m2 डिवाइड बाय 3 m1 T2, और हमारे पास ये T1 भी तो था ना, T1। ठीक है, ये T1 ऊपर आएगा, ये ऊपर आ गया T1। तो इसको मैं T1 और T2 की बजाय ना, तो इसको भी 1 2 लिख लेता हूं, 1 2, क्योंकि हमारा 1 2 में चल रहा है 1 फॉर द A एंड 2 फॉर द B। ठीक है, तो m2 T 3 m1 T2, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो मेरे पास 1/2 है, 3 ऑलरेडी है, तो कितना हो गया ये? 3/2। क्लियर हो गया? R1 और R2 1/2 के अंदर है, तो यहां पे 3 था। ठीक है, तो इसका 3/2 बन गया। अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मुझे 2 को खत्म करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया टी की T1 बाय T2, इसकी पावर होगी 4 इक्वल्स टू, ये कट गया इससे, और इनकी पावर कितनी होगी? 3 3 m2 बाय 3 m1 T1 बाय T2, इसकी पावर होगी 3, तो इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। अब T1 बाय T2 यहां 3 बार है, यहां 4 बार है, 4 काट दो, ये 3 कट गया, यहां 1 बच गया, यहां पे खत्म हो गया। क्लियर है? कितना बचा मेरे पास? T1, ये कट गया, T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू m2 का बाय m1, और ये क्या बचेगा हमारे पास? 3 3 3 27, 1/27। क्लियर है? 1/27, और इसकी पावर बचेगी 3 में, तो T1 बाय T2 या फिर TA बाय TB इज 1/27 ऑफ m2 बाय m1 रेज टू द पावर 3। डी ऑप्शन बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है? कैसे किया? समझ में आ गया कैसे हमने लॉ को यूज किया, और कैसे कैपलर लॉ की वैल्यू को ओपन करके हमने R1 बाय R2 निकाला, और उस R1 बाय R2 को हमने यहां पुट कर दिया।
क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है इधर उधर, क्लियर है? बाकी समझ में आ गया कैसे करना है इसको? ओके, उसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आप ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको मिटो रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन बच्चों। 28, हमारे पास दो प्लेनेट है, 200 डेज लगते हैं कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है? तो टू प्लेनेट्स है बच्चों, प्लेनेट 1, ठीक है, और प्लेनेट 2, प्लेनेट 2 of the from the sun reduced to 1/4 of the original distance, how many days it will take? देखो बच्चों, ये T1 है, ये T2 है, दो प्लेनेट है, एक का टाइम T1 है, एक का टाइम T2 है। ये कहता है कि दोनों प्लेनेट जो है ना 200 दिन लेते हैं एक चक्कर पूरा करने में, 200 डेज। क्लियर है? टू प्लेनेट टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अगर डिस्टेंस को क्या करें हम, रिड्यूस कर दे, डिस्टेंस की वैल्यू r कितना कर दिया, r न्यू मतलब नया डिस्टेंस कितना कर दिया, 1/4 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? पहले केस के अंदर क्या है हमारे पास, 200 डेज लगते हैं, दूसरे केस के अंदर हमें मतलब सेकंड केस T2, ठीक है, T2 हमें फाइंड आउट करना है जब डिस्टेंस इसका कितना कर दिया है, पहले डिस्टेंस r है, बाद में डिस्टेंस कितना है, r/4 है। क्लियर हो गया? दो केस बना लो इसके, केस वन ओरिजिनल, जब r डिस्टेंस होता है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, फॉर्मूला पता है ना, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³, तो t1 r1। सिमिलरली तो T1 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 200, R1 कितना है हमारे पास, R। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करें तो 200 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। क्लियर है? केस टू के अंदर कितना टाइम लगेगा, मतलब T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब। अब R2 कितना है बच्चों, R2 दे रखा है 1/4 ऑफ R, तो T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/4 का क्यूब। क्लियर है? जो निकालना है वो ये है, जो दे रखा है वो ये है, सिंपल है, 2/1 कर दो या 1/2 कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो कुछ भी कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। क्लियर है? तो 1/2 कर लेते हैं, ठीक है? 200 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ डिवाइड बाय T2 का स्क्वायर अपॉन में r/4 का क्यूब, ठीक है? 200 का स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय T2 का स्क्वायर इक्वल टू कर लो, जो कांस्टेंट आएगा मान लो k, और वो क्या बनेगा हमारे पास, r का क्यूब डिवाइड बाय इसका कांस्टेंट आएगा मान लो k, क्या बनेगा, r³ ऊपर जाएगा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है? 4 4 16, 4 64। अब जो निकाला है इसको ऊपर ले जाओ, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया, r से r कट गया, T2 का स्क्वायर ऊपर गया, T2 का स्क्वायर 200 इंटू 200 बाय में 64। अगर यहां से स्क्वायर हटाते हो तो यहां पे क्या हो जाता है, रूट, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 बाहर आ गया रूट से, अपॉन में 8 आएगा 64 का स्क्वायर रूट, 8 से काटो इसको, कितने पे कटेगा ये, 25 डेज, ठीक है? 8 5 40 220 200 बी ऑप्शन है बच्चों इसका।
क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बच्चों हमारे दो क्वेश्चन थे ऑन द बेसिस ऑफ केपलर लॉज, जो कि 2024 के अंदर आए हैं। तो अब हम करते हैं इसके बाद हमारे अगले टॉपिक्स इसके अंदर की केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन करेंगे इनके। तो स्टार्ट करते हैं केपलर लॉज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों केपलर लॉज। तो केपलर के बच्चों तीन लॉ हैं, ठीक है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? केपलर फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि सन जो है वो स्टेशनरी है और जो प्लैनेट्स होते हैं अराउंड द सन रेवोल्यूशन करते हैं, मतलब चक्कर काटते रहते हैं, प्लैनेटरी मोशन में घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या कहा, प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया, ठीक है। तो सन जो है वो स्टेशनरी है और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ, ये बच्चों इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है जो कि जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल को थोड़ा सा दबा दो, ठीक है, जो वो अंडे जैसा शेप होगा ना, ऐसे ये सर्कल को यहां से भी दबा दिया, यहां से भी दबा दिया, तो क्या बन गया? ये इक्लिप्स। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे जो ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ए, इधर वाले को बोलते हैं ए। टोटल हो गया हमारे पास 2a। सिमिलरली टॉप वाला जो होगा b, नीचे जो होगा ये b, तो टोटल कितना होगा? ये 2b। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आधे आधे को सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं मेजर, आधे को बोलेंगे क्या? सेमी मेजर। इसको ऊपर से नीचे वाले को बोलेंगे माइनर, उसके हाफ को बोलेंगे अपन क्या? सेमी माइनर। क्लियर है? तो क्लियर याद रखोगे इसको, प्लैनेटरी मोशन। सेकंड है इसके अंदर केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ एरिया को डिफाइन करता है। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि जो प्लैनेट सन के अबाउट घूमता है, अगर मान लो वो एक दिन में कोई एरिया कवर करता है, ठीक है, फिर किसी टाइम एक दिन में जो एरिया कवर करेगा वो दोनों एरियाज बराबर होंगे। क्लियर है? कोई भी टाइम टी के अंदर एक दिन में, बस एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, तो बना लेते हैं इसको। तो जैसे मान लो हमारे पास यहां पे सन है, ठीक है, मान लो कोई प्लेनेट पहले यहां पे था P पॉइंट पे, यहां से इसका डिस्टेंस R हो गया, ये पोजीशन वेक्टर है इसका, और मान लो ये एक दिन में ये एरिया कवर करता है, वन डे ले लो या T टाइम ले लो। अब ये मान लो Q पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये वाला जो एरिया है O दे दो, POQ, ये जो एरिया है, क्लियर है, इसका मैंने लिख दिया यहां पे POQ, शेडेड पोर्शन इसका एरिया है। अब फिर किसी टाइम पे मान लो वो प्लेनेट यहां है, क्योंकि चक्कर पूरा कर रहा है, ये जब यहां से मान लो यहां पे आया, कहां से कहां पे? P डैश से Q डैश पे आया, और टाइम इसने वन डे ही लिया, वन डे। टाइम की वैल्यू क्या है? वन डे है। तो इसका जो एरिया है P डैश Q डैश O इक्वल टू POQ, ये दोनों एरियाज क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर हो गया? एरिया इज इक्वल टू एरिया, टाइम इज इक्वल टू टाइम।
ठीक है, जो टाइम यहां पे 1 दिन लगा, 5 मिनट लगा, जितना भी इसने एरिया स्वेप्ट किया, यहां पे स्वीप किया प्लेनेट ने, उसका टाइम जो है मैंने 1 दिन मान लिया, और यहां पे मैंने 1 दिन मान लिया। दोनों में एरिया आपको बड़ा छोटा दिख रहा है, बट ये क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है? ये इसने समझाया, ये इन्होंने बताया। और इसको दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का मतलब डीए बाई डी, मतलब डी ए डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है L बाई 2m, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम एंड m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि दोनों सेम रहते हैं। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम इसके प्रूफ करेंगे, एक दो छोटी छोटी बातें करेंगे। चले बच्चे, तो सेकंड लॉ के बारे में करते हैं थोड़ा डिस्कस। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ। तो बच्चों ये हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सन है, तो यहां से यहां तक हम कोई भी शेडेड पोर्शन एरिया मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस है r। अब बच्चों यहां से प्लेनेट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये मैंने उसका स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम dt के लिए मैंने इसका एक डिस्टेंस ले लिया कि ये dr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो। क्लियर है? कोई भी आर्क ले लो आप, इसको dr मान लेते हैं, और r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो ये बच्चों प्लेनेट है। क्लियर है? अब इसके अंदर जो ये एरिया है, एरिया किसके इक्वल होगा? A स्टैंड्स फॉर एरिया, सो एरिया इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल दिख रही है ना, बेस हाइट। ये बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों? r। हाइट कितनी है इसकी? dr। और प्लेनेट की वेलोसिटी कितनी है? v मान लेता हूं, v वेलोसिटी से चल रहा है, v से। तो ये एरिया हो गया बच्चों। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग dr की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो dr क्या है? डिस्टेंस है। अब अगर बात करें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास? v, डिस्टेंस कितना है? dr, टाइम कितना है? dt। तो dr की वैल्यू कितनी आ गई? dr की वैल्यू आ गई v dt। समझ में आ गया? तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं 1/2 r v इंटू dt, ये a हो गया। क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है? एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एरिया आ गया हमारे पास, एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम। डेरिवेटिव कर दो, da बाई dt इज इक्वल्स टू 1/2 r v dt डिवाइड बाई dt। dt से dt कैंसिल हो गया, तो da बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? da डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्पीड इंटू पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया? हाफ इंटू स्पीड इंटू पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ओके। अब आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है। अब ये जब चल रहा है, इसके पास मास है, तो मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम बाय में मास। इसको यहां पे पुट कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास? dA डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 1/2 v की जगह p बाई m इंटू r। क्लियर है? अब p इंटू r क्या होता है? अभी अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल्स टू mv/r। mv होता है p इंटू r। एंगुलर मोमेंटम बताया था स्टार्टिंग में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंटम की वैल्यू। तो यहां पे p बाई एम क्या हो जाएगा? p इंटू r क्या हो जाएगा बच्चों? L डिवाइड बाई 2m da बाई dt। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द प्लैनेट द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है प्लैनेट के ऊपर, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ गया? मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एल हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये दोनों बराबर होते हैं। मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे बराबर होते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो L बाई 2m मास कांस्टेंट हो गया। ये सारी टर्म कांस्टेंट होगी तो एरियल वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक बार 2 मिनट के लिए कैपलर के लॉ से ही, लॉ ऑफ एरिया इज इक्वल, हम प्रूव करेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फटाफट इसको नोट करो। यहां से शुरू है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहां से उठा के यहां लगाया है, उसके बाद यहां पे डेरिवेटिव करने के बाद मोमेंटम की वैल्यू डाली है, सिंपल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व कैसे है, फटाफट देखिए। सन, शेडिड पोर्शन हमारा प्लैनेट पहले यहां था, P Q O, फिर P डैश Q डैश O। तो कहने का मतलब है ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ ये बताता है एरिया ऑफ P Q O इक्वल टू एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट P डैश Q डैश O, दोनों इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये जो एरिया है, मतलब अगर यहां पे प्लैनेट v1 वेलोसिटी से चल रहा है dt टाइम में, यहां पे वही प्लैनेट v2 वेलोसिटी चल रहा है dt टाइम में, किसी और टाइम पे, ठीक है? तो टाइम सेम है, किसी और दिन। ओके, एरिया 1/2, इसका बेस ये r है, ये पोजीशन वेक्टर r रहेगा। बेस कितना है हमारे पास, यहां पे बेस है हमारे पास r1 मान लो, r2 मान लो, बेस कितना है r1, और dt टाइम हमारे पास, तो मतलब dr डिस्टेंस है, तो dr डिस्टेंस है तो मैं एक बार यहां पे dr लिख लेता हूं। क्लियर है? उसके बाद dr1 इक्वल टू 1/2 r2 dr2। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट लिखने की सोच रहा था कि यहां पे मैं सीधा v1 इंटू dt लिख दूंगा, पर मैंने नहीं किया। अब लिख देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, 1/2 r2 वेलोसिटी इंटू, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 2 है, और टाइम है dt। क्लियर है? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, r1 v1 इज इक्वल्स टू r2 v2। 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। मास ऑफ द प्लैनेट इज m, m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया। क्लियर है? ये m यहां चला जाएगा, सो m v1 r1 इज इक्वल्स टू m v2 r2। ये बन गया L1 और ये क्या बन गया, L2। दोनों सेम हो गए, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मैंने यहां पे लिखा था L कांस्टेंट होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। पहली बात ये समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी बात क्या है, इसी को दोबारा लिखते हैं, इसी रिलेशन को। तो इस रिलेशन में m से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना, तो क्या लिखेंगे, v1 r1 is equals to v2 r2। so v1 by v2 r2 by r1, तो यहां पे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? समझने की बात क्या है, ये क्या है, सन से दूरी। अगर r ज्यादा है, v क्या होगा, कम। r ज्यादा मतलब यहां पे प्लेनेट है सन से, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर r कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको, ये कैसे करते हैं? तो रिलेशन याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर केपलर का तीसरा लॉ। वो लॉ क्या कहता है और उसका प्रूफ कैसे करना है, ध्यान दीजिए। और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है? एक बार तीनों लॉ क्लियर हो गए ना,
अच्छा एक चीज और, जो ये L/2m जो आया था ना अभी, ये एक क्वेश्चन ही था, ठीक है, कि मोमेंटम जो एरियल वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू क्या होती है, एमसीक्यू आगे, ठीक है। मान लो L आ जाता, L/m आ जाता, L/2m, L/3m, तो सही ऑप्शन कौन सा है, L/2m। क्लियर है? तो ये मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा ये आया कब था, बट ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है कि एरियल वेलोसिटी की वैल्यू L/2m होती है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होता है। क्लियर है? अगला लो, तीसरा कैपलर्स थर्ड लो, क्या कहता है ये कहता है कि जो टाइम की वैल्यू होती है, स्क्वायर ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर है? आर क्या है आपके पास, प्लैनेट का सन से डिस्टेंस। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, प्लैनेट जो है ये मास ऑफ सन है m, इसके चारों तरफ हमारे पास r डिस्टेंस से एक प्लैनेट मूव कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे कॉमन सेंस है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बैलेंस्ड होगा। मैंने इस वीडियो में इससे पीछे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने देखे हो तो मैंने बहुत बार ये चीजें बताई हैं। क्लियर है? तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स g मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट बाय r का स्क्वायर होगा, डिस्टेंस। r से r कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? और m से m कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल्स टू gm/r हो गया। अब बच्चों v यहां पे कैसे निकालते हैं, v की वैल्यू होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पुट करो यहां पे 2πr डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm डिवाइड बाय r। हमें ये प्रूव करना है, r का क्यूब हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, 4π का स्क्वायर r का क्यूब, इधर t² रहेगा, चलो एक मिनट के लिए इसको लिख लेते हैं, t का स्क्वायर gm बाय में r इधर आया, t उधर गया, gm को नीचे ले आओ, t का स्क्वायर 4π² बाय में gm r का क्यूब, तो t², दिस होल टर्म इज कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। अब ध्यान रखना कि जो केपलर का तीसरा लॉ है इसमें कांस्टेंट क्या है, k, उस k की वैल्यू कितनी है, 4π² बाय gm। मास ऑफ सन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 4π², पाई 22/7। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बच्चों? अब मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।